स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले पर हाईकोर्ट में आज होगी फाइनल बहस। तापमान बढ़ रहा और झुलस रही फसल, सदमे में किसान। हाथरस कांड में दोषियों को फांसी देने की सजा में ज्ञापन दिया गया। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में निजी स्कूलों की ओर से वसूली जा रही फीस के मामले में आज हाईकोर्ट में फाइनल बहस होगी। इस मामले में प्रवेश से लाखों रुपए में अभिभावक जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार और सुनील समद्रिया की अपील पर सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ में इस पर सुनवाई होगी। दोनों में से एक अकलपीठ में 7 सितंबर को आदेश को चुनौती दे रखी है। फीस वसूली के मामले में पिछली सुनवाई में डीबी बेंच के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के 70% ट्यूशन फीस चार्ज के आदेश दिए थे। इसके बाद में निजी स्कूलों ने अभिभावक पर फीस चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के निर्देश अनुसार अभिभावकों को 3 किस्त में यह फीस भुगतान करना है, लेकिन इस बीच में इस फैसले को राज्य सरकार और सुनील समद्रिया की ओर से डबल बेंच में चुनौती दिए जाने के बाद में उसने सिंगल बेंच के आदेश पर आगामी 9 अक्टूबर तक फीस वसूली के आदेश पर रोक लगा दी थी। आज इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू होगी। प्रदेश के लाखों अभिभावकों को इस फैसले का इंतजार है। और अब खबर पावटा से, जहां पे राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न व उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुष्कर्म को लेकर राजधानी जयपुर में माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जयपुर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सतीश पूनिया को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं और जयपुर पुलिस के बीच में झड़प की स्थिति पैदा हो गई। गौरतलब है कि भाजपा की ओर से लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया जा रहा है। जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए भाजपा मुख्यालय से एक धरना प्रदर्शन के लिए एक रैली रवाना हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाथरस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हाथरस वाला जो विषय है वो पूरे राष्ट्र में आज चर्चा का विषय बना हुआ है और मैं मानता हूँ कि हमको कुछ उस विषय पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, लेकिन उस एक विषय के चलते हम जो राजस्थान प्रदेश में इस प्रकार के दुष्कर्म के रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में किसी न किसी तहसील में मामले सामने आ रहे हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उन पर ध्यान देने की सरकार को बहुत ज़्यादा वर्तमान में राजस्थान सरकार एक तरीके से नकारा सरकार के रूप में साबित है। और नकारा सरकार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक क्राइम कैपिटल बनकर राजस्थान हो रहा है, तो राजस्थान को अपनी अमन चैन और शांति के लिए माना जाता है। वहीं आप जिस प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है, आप लोगों के माध्यम से जो हमको जानकारी मिल रही है, एक तहसील इस प्रकार के आपसे नहीं होती। आज नारी का सम्मान एक प्रदेश में तो आप ही पार्टी के लोग नेता हैं, ये वहाँ जाकर ये कह रहे हैं कि आप न्याय के लिए आप इस प्रकार की घटना करते, और यहाँ आपकी ही सरकार इस प्रकार की व्यवस्थाएं जब यहाँ हो रही है, इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है और आरोपी बिल्कुल भयमुक्त होकर घूम रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में यहाँ इसकी शुरुआत करी और प्रत्येक राजस्थान पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आंदोलन और इस प्रकार की एक रैली की हल्ला बोल कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है। हम इस वर्तमान की सरकार को चेताने के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर व्यवस्था कर जाए। प्रदर्शन हाथरस को लेकर नहीं था, ये राजस्थान में जो अपराध हुए उनको राजस्थान में लेकर जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको लेके आज बीजेपी पदाधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन के लिए क्या कहेंगे? सरकार से जवाब मांगने गए थे, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और आज नहीं तो कल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सर, जैसा आपने कहा कि राजस्थान आपराधिक मामलों में, बलात्कारी आपराधिक मामलों में नंबर 1 पे और अन्य अपराधों में नंबर 2 पे, तो इस बारे में आपने सरकार को किस तरीके से घेरा है?
सरकार के तो नंबर ही खत्म हो गए। नंबर 1 और 2 का तो काम ही खत्म हो गया। राजस्थान शांत प्रदेश था। इस सरकार में कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है और इसके कारण सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। 4.5 लाख के करीब मुकदमे हैं, जिनका 60% मुकदमों का निस्तारण नहीं हुआ। उसमें भी अधिकांश मुकदमे एक 14% से भी ज्यादा महिलाओं के प्रति हैं। ये सरकार की संवेदनहीनता का एक बड़ा उदाहरण है और इसके लिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना है। धन्यवाद। पे अत्याचार, उन पे हो रहे उत्पीड़न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 1 साल के अंदर राजस्थान के अंदर इस तरीके का जो क्राइम है वो लगभग 6000 FIR दर्ज हुई है और कई प्रकरणों के अंदर तो कार्रवाई नहीं होने की वजह से दुष्कर्म पीड़िताओं ने आत्महत्या भी की। भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से कोविड के एडवाइजरी की पूरी पालना करते हुए सरकार को कई बार चेताने का काम किया, लेकिन सरकार नहीं चेत रही। और जिस तरीके से अब जो पिछले 15 दिन के अंदर लगातार घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो सीकर की घटना हो, धौलपुर की बसड़ी की घटना हो, सवाई माधोपुर की घटना हो, दौसा की घटना हो, सवाई धौलपुर की घटना हो, माउंट आबू की घटना हो, उदयपुर की घटना हो, बांसवाड़ा की घटना हो, इन घटनाओं के बाद में जिस तरीके के हालात पूरे प्रदेश में बने, भारतीय जनता पार्टी ने एक सांकेतिक प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की पीड़ा और आम जन की भावनाओं को देखते हुए कार्यकर्ता सभी जिला केंद्रों के ऊपर काफी संख्या के अंदर इकट्ठे हुए और प्रदर्शन किया। सरकार को जगाने का काम करें। जो प्रतिपक्ष लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की जो हमारी भूमिका होती है, उस भूमिका को निभाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार के मुझे नहीं लगता कि कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार जागने का काम करेगी। अगर समय रहते सरकार नहीं चलती तो हमें और अन्य प्रदर्शन जो लोकतंत्र के अंदर हमें अधिकार दिया है वो कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे। बीजेपी मुख्यालय पे यहाँ पे अभी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया गया है। हाथरस मामले को लेकर एक प्रदर्शन किया गया है और गिरफ्तारियां भी दी गई है। तो इस मामले को लेकर महाराज बड़े बड़े मिले थे चलो ना महाराज जी, चलो आए आ जाओ भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया गया और गिरफ्तारियां भी दी गई है। आप देखिए आपके सामने। तो मैं गहलोत सरकार से साफ कहना चाहूंगी कि महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार पर अंकुश लगाएं और थोड़ी शर्म करें कि इस वक्त जो ऐसा संवेदनशील मुद्दा, मुझे तो कहने में ही बहुत अजीब सा लग रहा है कि महिलाओं की अत्याचार एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। देर से क्यों जागे? कहाँ हम देर से जा रहे हैं? हम बहुत टाइम से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ना, आप सभी देख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रोटियां जिस प्रकार से यूपी में भी सेकी जा रही हैं, वो सेकना बहुत ही गलत है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक फीमेल है, तो राजस्थान क्यों नहीं आती? उन्हें नहीं लगता राजस्थान अव्वल है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर आके बात क्यों नहीं करती है? तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने यूपी में ड्रामा किया, क्या आप यहाँ ड्रामा कर रही हैं? हम ड्रामा नहीं कर रहे, ड्रामा नहीं कर रहे। ये कोई ड्रामा, पहले आप बताइए, आप मीडिया है, चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा जाता है और मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही संवेदनशील से हर मुद्दे को उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि महिला पर अत्याचार होना और किस तरह से ब्रूटल रूप से अत्याचार हो रहा है, ये क्या एक मुद्दा होना चाहिए और नाटक करने का मुद्दा होना चाहिए? जिस प्रकार से यूपी में एक जाति देश की भावना को प्रबल करने की कोशिश की गई राहुल गांधी ने। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी, धर्म और जातिगत चश्मा लगा करके जो राजनीतिकरण की रोटियां यूपी में सेकी जा रही है एक महिला के अत्याचार के ऊपर, वो भी कभी भी नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजस्थान भी आना चाहिए और राजस्थान का हल भी जाना चाहिए। जिस प्रकार से यूपी में 2 घटनाएं हुई, एक हाथरस में, एक बलरामपुर में, कांग्रेस बलरामपुर में क्या मुस्लिम युवकों के कारण नहीं जा पा रही है कि वहाँ पे? बिल्कुल इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उनको राजनीतिक रोटियां सेकने को नहीं मिलेगा ना, जातिगत रोटियां वो वहीं सेक रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव दोनों ही महिला होने के नाते उनको राजस्थान आना चाहिए और महिलाओं के साथ जो आए दिन दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न हो रहे हैं उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस के सारे लोग मौन करके बैठे हुए हैं। क्यों नहीं गहलोत सरकार आज जिस प्रकार से गहलोत ने कह दिया कि हमने तो अपने हुक्मरान को संदेश भेज दिया, तो क्या राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है क्या गहलोत? तो गहलोत को वोट तो राजस्थान की जनता ने देकर के आज सीएम का पद दिया है, तो ये अपनी कुर्सियों की लड़ाई से मुक्त होंगे तब न राजस्थान की जनता की और महिलाओं की चिंता करेंगे। इनको पहले क्या महिला सुरक्षा एक कांग्रेस का ढकोसला था ओनली?
बिल्कुल टसोकला था। मैं तो ये जानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के लिए राजस्थान अपना परिवार है। कोई भी प्रदेश का मुखिया बनेगा तो हम उनके परिवार है, और अगर अपने परिवार की महिलाओं की वो सुरक्षा नहीं कर सकते तो क्या ऐसे इसका मुख्यमंत्री मुख्य कारण एक तो अशोक गहलोत गृह मंत्री हैं, और यहाँ एक जिस प्रकार से अब महिलाओं का अपराध बढ़ देखिए, रहा है। मुख्यमंत्री जी को तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उनको तो ये डर है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, और उनको कोई मतलब ही नहीं है। जो बीमारी फैल रही है उससे भी कोई मतलब नहीं है, और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से राजस्थान के कांग्रेस के नेता जी चोरी करने के लिए यूपी में जा रहे हैं, तो क्या उन्हें राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तभी तो हम आज धरने पे और प्रदर्शनों पे उतरे। आने वाले टाइम में इससे भी उग्र रूप हम लोग लेने वाले हैं। कई उपवास और कई तरीके के कार्यक्रम हम लोगों ने सुनियोजित किए हैं, और हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये सरकार ऐसे तो मानेगी नहीं जब तक कि उनकी विपक्ष वाले जो है बहुत मजबूती से खड़े ना हो, या फिर उनको जो उनकी सरकार की जो विफलता है ये जनता के बीच में लाने का काम हमारा है। और राजस्थान के कांग्रेस के नेता राजस्थान के लोगों को क्या बेवकूफ समझते हैं? जिस प्रकार से वो यूपी में जाकर राजनीति कर रहे हैं, राजस्थान में कुछ नहीं बोल रहे हैं। यूपी में जाने का उनका मकसद इतना सा है कि वो अपने दिल्ली में जो बैठे हुकुम आ रहा है उनके चरण स्पर्श कर ले, या फिर उनके जरिए अपना काम निकाल ले। बाकी यूपी में उनका कोई काम नहीं है। पहले अपना राजस्थान संभाले, फिर यूपी की बात करें। जिस प्रकार से राजस्थान के नेता वहाँ यूपी में हाथरस में गए, तो एक इस प्रकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? 12 में अभी एक बेटी है जिसके साथ 1 महीने से बलात्कार हो रहा था। 12 में कौन सा यहाँ से कौन सा मंत्री उसके घर गया? राजस्थान का कौन सा मंत्री उसके घर गया? या फिर उस बेटी के साथ जो घटना घटित हुई है उसके लिए कौन सा कानून प्रक्रिया जो आपको नहीं लगता जवाबदेही राजस्थान की जनता के प्रति होनी चाहिए, यूपी के प्रति नहीं है? बिल्कुल, यूपी में उनका क्या काम है? हमने उनको वोट देके जिताया, हमारी जनता ने वोट देके जिताया, तो यूपी में वो क्या करने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कांग्रेस जितने बेशरम कोई नेता नहीं है? कांग्रेस जैसा बेशरम नेता इसलिए नहीं है, और इतने महिलाओं को लेके। तो वहीं पावटा में कस्बे निकटवर्ती ग्राम पंचायत पंडितपुरा में हेमराज कसाना द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मदन यादव व वरिष्ठ अतिथि पंडितपुरा सरपंच मोहन मनोज, पूर्व सरपंच महावीर सिंह, नारायण सिंह शेखावत, रोहिताश यादव फौजी, सुरेश गुजर, विक्रम फौजी कुंवरपुरा रहे। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जीत के लिए दमखम दिखाया। दर्शकों ने भी तालियों से स्वागत कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच लाड़ा का बास मदन यादव ने कहा कि खेलों से युवाओं में आपसी समरसता व हौसला बढ़ता है। वहीं वरिष्ठ अतिथि पंडितपुरा सरपंच मनोज वर्मा ने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिमाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पूर्व सरपंच महावीर सिंह, नारायण सिंह शेखावत, रोहिताश यादव फौजी, सुरेश गुजर, विक्रम फौजी कंवरपुरा ने कहा कि युवाओं को हार व जीत को चुनौती समझकर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करना चाहिए। लेकिन दौड़ प्रतियोगिता आयोजनकर्ता हेमराज ने भी विचार व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को हार से निराश नहीं होने और जीत का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। 50 धावकों ने हिस्सा लिया। साथ ही आयोजककर्ता हेमराज कसाना ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता में करीब 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राउंड में 1600 मीटर दौड़ में दमखम दिखाया, जिसमें प्रथम स्थान पर नारनौल के मोहित ने प्राप्त किया, जिससे अतिथि के द्वारा 5100 की राशि का नगद पुरस्कार दिया गया। द्वितीय स्थान पर नारनौल के मोहन ने प्राप्त किया, जिसे 2100 की राशि का नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं तृतीय स्थान पर नांगल चौधरी के अनिल मीणा ने प्राप्त किया, जिसे 1100 की राशि का नगद पुरस्कार दिया गया। तो वहीं पावटा में विधायक इंद्राज गुर्जर ने NH8 के निर्माण में लगी कंपनी द्वारा लंबे समय से कर्मियों व ठेकेदारों का भुगतान नहीं करने के विरोध में कर्मियों व ठेकेदार द्वारा कंपनी कार्यालय जवानपुरा के सामने दिए जा रहे धरने में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना। धरना कर्मियों ने विधायक महोदय को बताया कि लगभग 2 वर्ष से हमारा वेतन व भुगतान नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। विधायक महोदय ने तुरंत ही मौके पर उपखंड अधिकारी विराटनगर राजवीर यादव व शाहपुरा थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया को बुलाकर संबंधित कंपनियों के अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक ने मौके पर ही कंपनी के GM गजेंद्र शर्मा को फोन कर भुगतान करने को कहा। उन्होंने कल आकर समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक ने उपखंड अधिकारी व थाना प्रभारी को कल कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर धरना कर्मियों से वार्ता करवाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां पे आज दिनांक को उपखंड अधिकारी उपखंड कार्यालय गंगरार के निर्देश अनुसार कोरोना जन जागरूकता अभियान जन आंदोलन अंतर्गत ग्राम पंचायत
बोर्ड में मास्क वितरण, बाइक रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया। मौके पर सरपंच साहिबा घोटी देवी गुजर, पूर्व सरपंच हीरालाल गुजर, पीआईआईओ राजेंद्र व्यास, ग्राम विकास अधिकारी भंवर सालवी तथा साथ ही पीआईआई क्षेत्र के समस्त अतिथिगण, कर्मचारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बाइक रैली को पूर्व सरपंच हीरालाल गुजर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सोनानिया के देव क्लब की ओर से एक दिवसीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सोमवार को यहां पे प्रतियोगिता का उद्घाटन सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वीराज गुजर के मुख्य अतिथि में वरिष्ठ अतिथि शंकर डोलिया थे। वहीं पे प्रतियोगिता आयोजन के अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य आयोजक ने बताया कि प्रतियोगिता में 100 मीटर और 1500 मीटर है दौड़ का आयोजन रखा गया है। दौड़ प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को दिखाने के लिए खेल प्रेमी उपस्थित थे। मुख्य आयोजक ने बताया कि 100 मीटर दौड़ में एक प्रथम स्थान पर सुखलाल बैरवा, दूसरे पे वीरेंद्र कुमार और तीसरे में दिलकुश रहे। विजेताओं को नगद राशि व शील्ड प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। और अब खबर गंगानगर के शोपुरा कस्सी से, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में अक्टूबर महीने में बढ़ रहे तापमान ने किसान की जान सांतस में डाल दी है। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। खेत में खड़ी लहराती फसल सूख रही है। नरमा चुगाई सीजन परवान पर है, लेकिन खेत में आशानुरूप नरमा कपास नहीं निकल रहा है। सोमवार को डीपी के संवाददाता एस के दहिया ने खेत में काम कर रहे किसानों से बात की तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। किसानों ने बताया कि अक्टूबर महीने में तापमान सामान्य होना चाहिए, लेकिन दिन में तापमान बढ़ने से फसल सूख रही है तथा पौधों में रेसे बनने बंद हो गए हैं। डींडों में भी सूख गए हैं। पत्ते तथा तना सूख रहा है, जिसके कारण डींडा पूरी तरीके से विस्तृत नहीं हो पा रहा है। डींडों में बनी हुई रुई भी सूख रही है। किसान फसल को तापमान से बचाने के लिए जुगत में फसल को कई बार पानी लगा चुके हैं, लेकिन बढ़ते तापमान से फसल सूखती जा रही है। किसान प्रति अमरीक सिंह तथा निर्भक सिंह ने बताया कि विगत वर्ष प्रति बीघा 3 से 4 क्विंटल नरमा निकल रहा था, लेकिन इस बार 1.5 क्विंटल प्रति बीघा निकल रहा है। यही हाल मूंग, मोठ, बजरी व मूंग मोठ से पौधे झुलस रहे हैं और सूख रहे हैं। अब इस हालत में किसान करे तो क्या करे? फसल को झुलसने से बचाने का कोई भी दवा नहीं है जिससे फसल को बचाया जा सके। नरमा कपास चुगाई करने वाले मजदूर को चुगाई की दर 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए किलो कर दी गई है। ऊपर से फसल का भाव कम होने से किसान दोहरी मार का सहन करना पड़ रहा है। फसल की पैदावार कम, चुगाई ज़्यादा और मजदूरी ज़्यादा, मंडी में भाव कम मिल रहे हैं। मौसम की दोहरी मार किसानों व फसल सहन नहीं कर रहे हैं। दिन की गर्मी से फसल झुलस रही है और रात में ठंड पड़ने से सूख रही है। तापमान के चलते बीमारियां भी इससे बढ़ रही है। अभी हमारे साथ 2 किसान हैं, निर्भय सिंह और अमरीक सिंह। इनसे पूछते कि जो तापमान बढ़ रहे से फसलों को नुकसान क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा जी नुकसान है। ख़त्म हो गया हमारा नरमा सारा, बिल्कुल पानी लगा लगा थक गए हैं। तो और क्या नुकसान हो रहा है जो तापमान बढ़ रहा है इससे? इससे जी कोई फल नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, टिंडे खत्म हो गए सारे। खत्म ही है, सारा खत्म हो गया ये नरमा। तो इसके लिए कोई कृषि विशेषज्ञ ने कोई दवाई वगैरह नहीं बताई? कुछ नहीं है, बस सब खत्म है कहानी, कुछ नहीं दिया। अब बीघे के साथ कितनी पैदावार आ रही है? अभी कुछ नहीं आ रही, 1.5 कुंटल आ रहा है। 1.5 है, आना चाहिए 3 और 1.5 आ रहा है। अच्छा, निकलना चाहिए बीघे से। आधो का नुकसान है। आधो हमारे साथ हैं गांव के जागरूक किसान पृथ्वी जी। हम उनसे पूछते हैं कि अभी जो ये तापमान बढ़ रहा है इसमें नरमा कपास को और दूसरी फसलों को क्या नुकसान है? ये पत्ता सारा बढ़ गया है, देखो गर्मियों तापमान कौन दर डाला है, तापमान का खाव हो गया नरमा। नहीं, तापमान ज़्यादा हो गया इस वजह से पूरे पत्ते झुलस गए। हाँ, पत्ता पूरा तापमान है। तो उससे जो तापमान बढ़ रहा है उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये नरमा सारा खराब हो गया, सारा पत्ता गिर गया नरमा। बाकी नरमा फूटने नहीं फर्क पड़ी, काणो हो गयो है, काणो हो गयो नरमा, तिरक काट गयो। अच्छा, पत्ता गिरना। तो अब ये सूख गया। हाँ, अब डिंडा जो जितना फूलना था उतना फूल गया, जितना फूलना भी तो फूल गया डिंडा। और बाकी अब ये नुकसान ही है। नुकसान है ये।
नहीं फुलावट नहीं होगी तो फिर दाम को नहीं मिलेगा। हाँ बीमार सो भी सूख जाओगे नहीं बड़े वो फूले वहीं कमजोर रहेगा वो। कमजोर ऐसा रहेगा। कमजोर रहेगा वो। तो इन दिनों में इतना तापमान तो होता नहीं है। हाँ इन दिनों में नहीं होता। तो इस साल तापमान ज्यादा है। रात को ठंड पड़ा है। रात को ठंड पड़ा है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां पे राष्ट्रीय सनातन एकता मंच इकाई गंगरार ने सोमवार को पंचायत मुख्यालय पहुंचकर इश्निंदा कानून बनाने की मांग को लेकर पीएम को संबोधित ज्ञापन सरपंच प्रतिनिधि बालकृष्ण शर्मा को सौंपा। मंच के मीडिया प्रभारी कपिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश युवा महासचिव अंकित व्यास ने बताया कि पीएम को भेजे ज्ञापन में सनातन धर्म के अपमान के विरुद्ध में एक कठोर सनातन इश्निंदा कानून लाया जाए, जिसमें सनातन इश्निंदा को गैर मजहबी मानते हुए अपराधी घोषित करके कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रहे। जिला उपाध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि इसके लिए मंच द्वारा संपूर्ण देश में अभियान चलाया जा रहा है एवं सनातन धर्म वालों को जागरूक भी किया जा रहा है। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के विरोध में आज भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित अंबेडकर सर्किल पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने मौन सत्याग्रह शुरू किया। मौन सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस पदाधिकारियों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ ही अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की। सत्याग्रह में जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, पूर्व सभापति मधु जाजू और जिला संगठन महासचिव महेश सोनी और भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष चेतन डिडवानिया के साथ ही कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और पीड़ित परिवार को मिलने से जिस तरीके से हमारे नेताओं को नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। इसके विरोध में आज हमने मौन सत्याग्रह शुरू किया है। हमारी मांग है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं ले, हमारे नेता राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी वहाँ गई, उनको जिस तरह से रोका, जिस तरह से धक्का-मुक्की की और पीड़िता के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोगों को वहाँ तक पूछने तक नहीं दिया जा रहा है, इवन तक कि मीडिया भी वहाँ नहीं जा पा रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में लेके आज पूरे प्रदेश में महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमाओं के सामने सत्याग्रह का एक आयोजन रखा था और इससे हम हमारा विरोध उस घटना के प्रति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ के मुख्यमंत्री जी को और जिस पार्टी की सरकार है उनकी आंखें खुल सके। जनता के बीच में उन लोगों की हठधर्मी और संविधान के विरोध में जो वो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की जो वो हत्या कर रहे हैं, ये बात आम जन तक पहुँच सके, यही हमारा प्रयास है। एवं पीड़िता के परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उनके परिवार वाले जो भी मांग रखें उस मांगें पूरी हो, इस बात को लेकर आज ये सत्याग्रह। और अब खबर जयपुर से, जहां पे उत्तर प्रदेश के हाथरस की दलित बालिका के साथ में अत्याचार हुआ, वहीं अन्याय के विरोध में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के जयपुर के शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही मनीषा वाल्मीकि के लिए आवाज उठाई। महासभा प्रमुख सैयद साहिबे आलम ने कहा कि अगर जल्द ही मोदी सरकार ने बलात्कारी हत्याओं को फांसी नहीं दी तो पूरे भारत का चक्का जाम किया जाएगा। योगी और मोदी सरकार तुरंत इस्तीफा दे। महिला अध्यक्ष महक परवीन, महिदा खान, डॉक्टर दशरथ, अमित लहरी सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। चाहती है और उससे भी बेवकूफ़ है कांग्रेस के कार्यकर्ता। जब 12 हो, पेचकस कांड हो, थानागाजी कांड हो या फिर वो दौसा का बागड़ी कांड हो, वो यहाँ धरना नहीं करते, यहाँ प्रदर्शन नहीं करते क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन जैसे ही दूसरी हुकूमत के अंदर, चाहे वो बीजेपी एंटी आरएसएस हुकूमत है, एंटी कांग्रेस हुकूमत है, वहाँ कोई कांड होता है तो यहाँ रोना रोते हैं। गिरफ्तार राहुल गांधी का पकड़ा गया लेकिन पेट में दर्द इनके हुआ। क्या 6 दिन से वो निर्भया, वो मनीषा एडमिट नहीं थी? क्या 6 दिन से उसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था? क्या 6 दिन से उनको पता नहीं था कि उसके साथ रेप हो चुका है? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं। इसी निर्भया कांड से सन 2013 के अंदर जब ये कांड हुआ था तब उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत गिरी थी और इसी कांड से आप लिख के रखी तारीख गवाह होगी कि ये भाजपा की।
और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे प्रदेश और भीलवाड़ा जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के विरोध में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा संगठन के आह्वान पर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली की अगुवाई में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, सहाड़ा विधायक प्रत्याशी रूपलाल जाट, पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य तुलसीराम शर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के साथ ही ऐसी घटनाओं पर रोक की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि घटनाओं पर रोकथाम नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में भाजपा उग्र प्रदर्शन करेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि प्रदेश और जिले में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आमजन में भय व्याप्त हो गया है। इसके विरोध में आज हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए और यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार प्रदेश और जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जिले और प्रदेश में महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ, दलितों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, इससे आम जनता त्रस्त है और भयभीत है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कांग्रेस की गहलोत सरकार को कि पिछले 20 महीने में जिस तरह की आपराधिक घटनाओं का विस्तार हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, उससे प्रदेश की जनता, महिलाएं, बालिकाएं सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। चेतावनी देना चाहते हैं कि शीघ्र ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, अपराधी गिरफ्तार किए जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और यदि शीघ्र समय रहते कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और सरकार की होगी। और अब खबर बारां जिले से, जहां पे पिछले 3 माह से बिजली के संकट को झेल रहे किसानों ने कस्बे के 132 kV GSS से रामगढ़ क्षेत्र को जुड़वाने की मांग को लेकर उपखंड मुख्यालय स्थित बिजली नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं क्षेत्र विधायक व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कस्बे में स्थित बिजली नगर निगम कार्यालय पर किसान महापंचायत के बैनर तले पिछले 3 माह से बिजली संकट से परेशान होकर रामगढ़ क्षेत्र के किसान राज्य सरकार, क्षेत्र विधायक व बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली निगम कार्यालय पहुंचे। यहां पर सोमवार को धरना प्रदर्शन कर क्षेत्र विधायक, राज्य सरकार एवं बिजली निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर शीघ्र बिजली समस्या के निदान करने की मांग की। इससे पूर्व किसान रानी बड़ौद पेट्रोल पंप पर इकट्ठे होकर रैली के रूप में बिजली निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर मौके पर 12 जिला मुख्यालय से अधीक्षण अभियंता JP मीणा को मौके पर बुलवाकर किसानों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के रामगढ़, रेलावन, ब्रजनगर व सदाफल JSS से जुड़े करीब 80 गांवों के किसानों व आमजनों को पिछले 3 महीने से विद्युत सप्लाई नियमित नहीं मिलने से खेतों में खड़ी फसलें सूख गई है तथा रबी की फसलों की बुआई के लिए सिंचाई का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। किसानों को बिजली की भारी भरकम बिल तो दिए जाते हैं किंतु बिजली नहीं मिल पा रही है। बार बार आंदोलन पर मजबूर किसानों की कोई और ध्यान नहीं दे रहा है। उपस्थित सभी किसानों ने राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी की। आज ये सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस चीज़ को लेकर के कार्यालय में पहुंचे? हमारे तहसील किशनगंज के 4 GSS विद्युत विभाग के रामगढ़, रेलावन, ब्रजनगर और सदाफल, इससे 80 गांव जुड़े हुए हैं। 3 महीने से 80 गांव के किसान और आम जनता, इनको बिजली ना के बराबर मिल रही है। 3 महीने से न इनके पंखे कूलर चल रहे हैं, न खेती किसानी के लिए इनका सिंचाई कार्य के लिए पानी मिल रहा है। इनकी खरीफ की फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है। बिजली के बिल पूरे थमाए जा रहे हैं महीने के महीने, उनमें कोई कटौती नहीं। जब नियमानुसार यदि पूरा बिल दिया जा रहा है तो बिजली भी पूरी किसानों को मिलनी चाहिए। इस विषय को लेकर हम अब तक 3 बार धरने यहाँ पर कर चुके, प्रदर्शन कर चुके,
लेकिन ये निकम्मा बिजली विभाग और यहाँ के निकम्मे राजनेता, इन्होंने किसानों की इतनी अनदेखी की है कि मानो जैसे कोई ये जानवर रहते हों या कीड़े मकोड़े रहते हों। इनकी कोई कदर नहीं है। जब चुनाव आते हैं ये पार्टी के नाम पर, हमारे युवाओं को और किसानों ने पार्टी के नाम पे बांट रखा है। जब मैंने धरने के लोगों को से कहा तो ये इतने डरते हैं, सब पार्टी के खिलाफ कैसे जाएंगे। आज ये युवा जितने भी आए हैं किसान जोश में आए हैं और इन्होंने पार्टी का झंडा एक तरफ टांग दिया। पहले हमारी समस्या का समाधान होगा तो पार्टी की बात करेंगे। राजनेता होश में आ जाएं और बिजली विभाग को चेतावनी दे रहे हैं कि 7 दिन में, पूरे 7 दिन हमने ज्यादा दिए, वैसे तो 3 दिन की इच्छा थी, 7 दिन में इनको 350 वोल्टेज के साथ में पूरे क्षेत्र में बिजली मिलनी चाहिए निर्बाध रूप से, वरना फिर हम रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कानून को हाथ में लेना पड़ेगा, उग्र आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी, राजनेताओं की होगी। अच्छा, कृषि अध्यादेशों का भी मामला चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कृषि अध्यादेश किसान के डेथ वारंट है। अभी हमारे किसान बंधु समझ नहीं रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान की जमीन चली जाएगी, किसान मजदूर बन जाएगा। इसमें बड़ी कंपनियों को कृषि और कृषि बाजार पर एकाधिकार दे दिया गया है और किसान बेचारे बोले समझते नहीं। इस एकाधिकार में आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने राज्य सरकार के कानून से ऊपर कंपनियों को रखा है, यानी राज्य सरकार के कानून लागू नहीं होंगे। किसानों के लिए अदालत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकार की मंशा क्या है? न्यायपालिका सबके लिए होती है। इसमें कहीं न कहीं कोई कंपनियों को विशेष अधिकार दिए हैं, निरंकुश बना दिया है। तो कृषि बाजार और कृषि यदि बड़ी कंपनियों के हाथ में चली गई तो उसमें उत्पादनकर्ता किसान से सस्ते भाव में लेंगे और फिर उपभोक्ता, जो उपभोक्ता भी 65% हमारे किसान हैं, बाकी जो शहर में रहने वाले उनको महंगे भाव पर बेचेंगे और कंपनियां केवल मुनाफा कमाने आ रही हैं और मुनाफा कमाएंगी। देश का आर्थिक शोषण होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, किसान जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम इसका विरोध करेंगे जब तक ये किसान विरोधी कानून वापस नहीं होंगे। इसके लिए हमें किसानों को जगाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अभी सरकार इसका दुष्प्रचार कर रही है, कंपनियों के पक्ष में प्रचार कर रही है। भोला भाला किसान अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन हम अपने एक संगठन के नाते किसानों को गांव-गांव जाएंगे और समझाएंगे। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे पुलिस ने अवैध शराब के साथ ही 2 जनों को गिरफ्तार कर कार जब्त की है। शराब हरियाणा से बीकानेर ले जाई जा रही थी। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तारानगर मोड़ पर नाकेबंदी की गई थी। हरियाणा की तरफ से आ रही कार रुकने का इशारा किया तो कार चालक तेज गति से भागकर कार ले गया। हेड कांस्टेबल राजू सिंह, कांस्टेबल कृष्ण कुमार व नरेश कुमार ने कार का पीछा किया तथा मेगा हाईवे पर कार के आगे जीप लगा दी तो कार में सवार 2 युवक भागने लगे। उनको पकड़कर नाम पूछा गया तो एक ने अपना नाम सोनू उर्फ साहिल पुत्र नरेश कुमार जाट व दूसरे ने अपना नाम जमीर खां पुत्र जमुद्दीन लुहार निवासी धाबी कला जिला फतेहाबाद हरियाणा बताया। दोनों को गिरफ्तार कर कार की तलाशी ली गई तो उसमें अवैध शराब की 29 पेटी मिली, जिसमें 12 पेटियां बियर की थी। कार सहित शराब को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार शराब पंचायत चुनावों के लिए ले जाई जा रही थी। आज एक स्विफ्ट कार में अवैध शराब पकड़ी गई है। हरियाणा ब्रांड, हरियाणा से हिसार जिले से ये लेकर के जा रहे थे बीकानेर। सर कहाँ कार्रवाई की गई है, किस तरह की धारा? 2 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम साहिल है और एक का नाम जमीर खान है। दोनों ही भट्टू कला के ढाबा डानी कला के रहने वाले हैं, फतेहाबाद जिले के। दोनों के पास स्विफ्ट गाड़ी में करीबन 1 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। कहाँ की गई सर कार्रवाई? हाईवे रोड पर की गई है। सर हरियाणा से लेकर के बीकानेर जिले में ले जाने के लिए जा रहे हैं। क्या पंचायत चुनाव को देखते हुए एक बार पंचायत चुनाव जहाँ चुनाव उस गाँव में सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। इस बारे में और अलग से गहनता से अनुसंधान। तो वहीं चूरू के तारानगर में राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के बैनर तले प्रदेश सचिव यूनिस पठान व नगर अध्यक्ष राजादीन काम्या खानी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि
उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित समाज की बेटी मनीषा के साथ में बलात्कार कर उसे मार दिया गया और राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करती है कि ऐसे अपराधी हमारे भारतीय समाज के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। अतः दोषियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। आज तारानगर के मुस्लिम महासभा और सर्व समाज के लोगों ने हाथरस की जो घटना हुई उस विषय में उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और हम लोग ये आशा करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है। जो ऐसे जघन्य अपराध ऐसा तो आज तक कभी 70 सालों में भी हमने कभी जब से नहीं सुना है कभी भी कि पहले बलात्कार किया जाता है, फिर जीभ काटी जाती है, फिर रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है और फिर उसी दौरान खाकी द्वारा रात को 1:30 बजे ये दाग करते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है हिंदू धर्म में कभी दाग रात को नहीं होता। ऐसे जघन्य कुकर्म को छुपाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए जो यूपी सरकार, योगी सरकार ने ये जो कदम उठाया है बहुत ही शर्मनाक है। इस विषय में हम सभी लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और इस विषय में हम मांग करते हैं ज्ञापन के द्वारा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर वो इस सज़ा का प्रावधान नहीं करते, इस पे पूरी कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग 1 हफ्ते बाद फिर ज्ञापन देंगे। हम आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की एक संस्कृति है, एक साख है कि हिंदुस्तान के अंदर देवी और नारियों की पूजा की जाती है और जिस देश के अंदर देवी की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन बदलते हालात और किस्सों ने हिंदुस्तान को देवताओं की बजाय बलात्कारियों का देश बना दिया। नित्य रोज नई घटना को अंजाम दिया जा रहा है। फूल जैसी बच्चियों को नोचा जा रहा है। खाकी और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, जिसका नतीजा है कि आए दिन बहन बेटियां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और खाकी की लापरवाही से बहन मनीषा जो अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुकी और उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया कि पूरी देश उससे हिल गया। और 12 जैसी घटना से भी हम लोग सब शर्मसार हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम, उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारी पुरजोर मांग है। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।